नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। अपने उत्तराखंड में सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने नागराजा देव डोली शोभा यात्रा में हिस्सा लिया है। बता दें कि यह शोभा यात्रा 21 दिनों तक चलेगी। शोभा यात्रा में देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार समेत विधायक खजान दास भी शामिल हुए। इसके साथ ही शोभा यात्रा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली में भी प्रवेश करेगी। इसके बाद 42 पड़ावों पर क्षेत्रवासी शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करेंगे। देहरादून में सीएम धामी ने जोशीमठ को लेकर कहा है कि लोगों को राहत और उनकी सुरक्षा के लिए सरकार युद्ध स्तर पर काम करेगी। क्षतिग्रस्त इलाकों पर अध्ययन किया जा रहा है, जल्द इसका समाधान किया जाएगा। और सीएम धामी ने कहा कि मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कॉल कर राहत बचाव कार्य की जानकारी ली है, क्षतिग्रस्त इलाकों पर विस्तार से चर्चा की है और जोशीमठ को बचाने के हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया है। देखिए, चूंकि अभी ये घटना सामने आई है और इसका पूरी तरह से अध्ययन हो रहा है, हर प्रकार से अध्ययन हो रहा है और हम भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है, क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक। और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है, वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करें। जिस दिन से भी ये घटना का समाचार आया है, उनका कार्यालय लगातार जानकारी लेता रहा है, लगातार चिंता करता रहा है और आज अभी आपसे वार्ता से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहां पर काम होगा। जोशीमठ में भू धसाव के कारण विस्थापित परिवारों को मकान के किराए के लिए 4,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 6 महीने के लिए इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि स्वीकृति की गई है। बता दें कि जोशीमठ भू धसाव की वजह से बेघर हुए लोगों को सरकार 6 महीने तक 4,000 रुपए प्रति माह का भुगतान करेगी। जिला प्रशासन ने इसकी शुरुआत कर दी है, वहीं आज सरकार ने पैसा जारी भी कर दिया है। मैंने जो समीक्षा करी है, मैंने कहा है कि उस पर कोई किसी विभागीय औपचारिकता में न जाते हुए सीधे अप्रूवल की जरूरत है, मेरा अप्रूवल ले लिया जाए और उस पर जल्दी से जल्दी, जो एक लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे क्योंकि जो भी काम यहाँ पर होने हैं दीर्घकालिक, चाहे ड्रेनेज का हो, चाहे सीवरेज का हो, वो इस बार इस मानसून से पहले होने हैं। लेकिन अभी विषय ये है कि अभी कैसे सबको किया जाए और भविष्य में जब पुनर्वास की स्थिति बनेगी तो उसके लिए भी हम लोग 2 स्थानों का बात करी है कि पीपलकोटी के आसपास भी 2 स्थान है और बचत उस पर भी हम काम कर रहे हैं। हम इस समय संकट की घड़ी में पूरी सरकार सभी हमारे जोशीमठ वासियों के साथ है। जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को प्रशासन के जरिए सुरक्षित राहत शिविरों में रहने की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना रात में खुद राहत शिविरों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। लोगों की आवश्यकता को तत्काल बहाल किया जा रहा है। ऐसे में प्रभावित परिवार प्रशासन के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। जिसके बाद जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों की आजीविका से लेकर रहने खाने में हर संभव मदद की जाएगी। कहा कि कहीं पर कोई भी आवश्यकता हो तो बताएं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसमें अभी आपदा प्रबंधन विभाग से हमें आदेश निर्गत हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कि जो भी लोगों के घर अभी अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं
तो वो लोग अगर किराए पर रहना चाहते हैं कहीं पर तो सरकार द्वारा उनको 6 माह के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको एक सहायता की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा सभी जो प्रभावित लोग हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कोई अगर किराए पर रह रहा है अपने खर्चे पर और उनका घर अभी आपदाग्रस्त है और भूदसाव के कारण प्रभावित है तो वो इस सहायता धनराशि का लाभ ले सकते हैं। दारुल उलूम के प्रमुख और शीर्ष इस्लामिक का धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने हरिद्वार पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की है। दक्षिण काली मंदिर में हुई मुलाकात में दोनों धार्मिक गुरुओं की कई विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान कैलाशानंद गिरी ने मदनी को भगवा शॉल ओढ़ाया। वहीं अरशद मदनी ने भी स्वामी कैलाशानंद गिरी को हिंदी में अनुवादित कुरान शरीफ भेंट की। ऐसे में मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम में राजनीतिक पार्टियां भेदभाव उत्पन्न करती हैं। हमें किसी भी धर्म के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। वहीं निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि मदनी के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। परस्त पार्टियों ने और हुकूमतों ने जो भेदभाव पैदा कर रखा है, मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आदमी को जिसका अपने किसी भी मजहब से थोड़ा बहुत भी संबंध है उसको इसकी तायीद नहीं करनी चाहिए। ये बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। फिरकापरस्त पार्टियां आग लगाना चाहती हैं, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं। अगर हमारी आवाज़ इसके खिलाफ उठेगी, प्यार और मोहब्बत की उठेगी, इंसानियत की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने की आवाज़ उठेगी, मैं नहीं समझता कि वो बेअसर हो जाएगी और बेकार हो जाएगी और इससे मुल्क के अंदर अमन व अमान भी होगा और मुल्क तरक्की भी करेगा। धर्मांतरण को लेकर के बलात् धर्मांतरण उचित नहीं है, जिसको सरकार आज अहम मुद्दा के रूप में सरकार रख रही है और बलात् धर्मांतरण का विरोध किया अरशद मदनी जी ने। उन्होंने सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड के बारे में ज़रूर कहा कि कॉमन सिविल कोड, मुझे लगता है कि आज देश और परिस्थिति, क्योंकि अरशद मदनी जी हमारे देश ही नहीं दुनिया के जो इमाम, इस्लाम धर्म के इमाम हैं, उन इमामों में सबसे बड़े इमाम के रूप में अरशद मदनी जी को जाना जाता है। और इनका भेंट कुछ वर्ष पूर्व सरसंघ चालक जी से हुआ, उनके साथ भी उनकी यही वार्ता हुई और उसके पश्चात आज मेरे साथ इनकी वार्ता हुई। निसंदेह हम दोनों का आपस में एक वार्ता और सशक्त वार्ता करके हम दोनों राष्ट्र के हित में, दोनों राष्ट्र के समाज के हित में और राष्ट्र के हित में ज़रूर वार्ता करके देश और समाज को संदेश देना चाहेंगे। बॉलीवुड फिल्मों में सनातन धर्म का अपमान लगातार बढ़ रहा है। हाल में ही पठान फिल्म के गाने को लेकर पूरे देश में बवाल मचा था। अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सेंसर बोर्ड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने फिल्मों में अश्लीलता और अपराध को रोकने के लिए सेंसर बोर्ड की स्थापना की थी, लेकिन सेंसर बोर्ड इसमें कामयाब नहीं हुआ, इसलिए अब एक धर्म सेंसर बोर्ड की जरूरत है। फिल्में आपके यहाँ पहले बनना शुरू हुई और सेंसर बोर्ड आपका नहीं था। बाद में फिर ऐसा लगा सरकारों को कि कोई सेंसरशिप की ज़रूरत है, जो भी मन में आए निर्माता की वो बना करके समाज में पहुंचा दे, ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने सेंसर बोर्ड की स्थापना की। सेंसर बोर्ड से हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि वो इस बारे में भी ध्यान देगा कि अश्लीलता, नैतिकता समाज में न माने सुरक्षित रहे, अश्लीलता न बढ़े, नैतिकता बनी रहे और धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे दृश्य बार बार समाज में आते हुए दिखाई दिए, जिनमें धर्म को, जिनमें संस्कृति को, जिनमें इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया और जिससे गलत प्रभाव समाज में गया। तो स्वाभाविक था कि इस तरह की मांग समाज में बढ़ी। हमको भी लोग कहने लगे कि आप लोग धर्माचार्य हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो हमको भी खड़ा होना पड़ा। अब हमने धर्म सेंसर बोर्ड की घोषणा की है और जल्दी ही इस बारे में एक स्वरूप लेकर के हम आ रहे हैं। और अब खबर हरिद्वार से, जहां श्री गंगा सभा चुनाव 2023 के लिए सभापति पद के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया गया है।
बता दें कि प्रत्याशी कृष्ण कुमार शर्मा, अध्यक्ष पद पर नितिन गौतम और महामंत्री पद पर एडवोकेट तन्मय वशिष्ठ ने अपने समर्थकों के साथ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन किया। साथ ही अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। ओम कर्म भूम्यै नमः ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः तीखा। आज श्री गंगा सभा के महत्वपूर्ण चुनाव के लिए श्री गंगा सभा के वर्तमान महामंत्री आदरणीय तन्मय वशिष्ठ जी और सभापति आदरणीय श्री कृष्ण कुमार ठेकेदार जी एवं नितिन गौतम जी जो अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने सभी सैकड़ों पुरोहितों के साथ आज भगवती गंगा के पावन तट हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर पूजन किया है। ये हमारे प्रति 4 वर्ष में होने वाले चुनाव हैं। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 3 महत्वपूर्ण पदों सभापति, अध्यक्ष एवं महामंत्री, इन तीनों पदों पर चुनाव लड़ा जाता है और इसमें महती समाज के चयन के बाद जो प्रधान सभा सदस्य अर्थात जो 18 साल के पुरोहित वयस्क हो चुके हैं, उनके मतों के बाद एक परिवार में 5 सदस्यों पे एक वोट बनता है। वो 5 की प्रधान सभा बनती है। प्रधान सभा के सदस्य जो कि वर्तमान में 780 लोग हैं, वो इन तीनों पदों का चयन करेंगे और उसके बाद पुनः एक बार जो है श्री गंगा सभा की 4 साल के बाद एक पुनः कार्यकारिणी बन जाएगी। और अब खबर लक्सर से है, जहां अपर जिला और सत्र न्यायाधीशों में 2 अपराधियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी हथियाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। बता दें कि उत्तर प्रदेश के आरोपियों ने उत्तराखंड के मूल निवास प्रमाण पत्र सहित अन्य फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाली थी। पुलिस को शिकायत मिलने के बाद SIT टीम का गठन किया गया और दोनों ही अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले में जमानत याचिका दायर करते हुए न्यायालय में दाखिल किया गया है, लेकिन सत्र न्यायाधीश ने दोनों अपराधियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इसमें एक शख्स, ये शशिपाल था, ये शशिपाल पुत्र मलखान सिंह, निवासी ग्राम साहूपुर, पोस्ट खिदमतपुर, कांठ, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश का। इसने एक अन्य शख्स के मामले, अशोक नाम के एक शख्स के पेपर लेकर, दस्तावेज लेकर धोखे से और शिक्षा विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली इसने। फिर इसका जब वो बात खुली तो फिर वहाँ पर इसके खिलाफ FIR दर्ज हुई। SIT ने जांच की और जांच करने के बाद चार्जशीट भी माननीय न्यायालय में लगा दी है ये आरोप लगाते हुए। तो आज उसमें बेल की सुनवाई थी। इसकी तरफ से रुड़की के एक अधिवक्ता ने बेल डाली थी, लेकिन वो मामले को गंभीर पाते हुए और दूसरे के दस्तावेजों पर नौकरी प्राप्त करने जैसे गंभीर मामले को देखते हुए माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने इसकी जमानत खारिज कर दी। लक्सर के उपजिला मजिस्ट्रेट लगभग दर्जनों विभागों के अधिकारियों के साथ खेड़ी कला गांव पहुंचे, जहां उन्होंने शीतकालीन भ्रमण और चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर जन समस्याओं पर सुनवाई की। इस दौरान आवास योजना के तहत चयनित प्रक्रिया में वंचित लोगों द्वारा की गई शिकायतें सुनी गई है और जल्द सुधार का आश्वासन दिया गया है। तहसील लक्सर के खेड़ी मुबारकपुर गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अभी ग्राम का भ्रमण भी किया जाएगा, जो समस्याएं लोगों ने बताए हैं। और इसमें मुख्यतः जो शिकायतें हैं या जो समस्याएं लोगों की, कई लोगों को जो आवास योजना के लिए पात्र थे, विकास खंड स्तर पर उनका चयन नहीं हो पाया पूर्व में, तो लगभग 15 लोग ऐसे वंचित हैं जिनका नाम हमने यहाँ पे सूचीबद्ध किया है। इसी प्रकार यहाँ पर सुलभ शौचालय भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। व्यक्तिगत जो शौचालय है, ऐसे 10-15 लोगों के द्वारा बताया गया है कि ODF होने के बाद भी उनके पास शौचालय नहीं है। उसकी सूची बनाई गई है, विकास विभाग को इसमें अवगत कराया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 1-2 मार्ग हैं जिस पर अवैध अतिक्रमण है और गड्ढे बने हैं, तो संबंधित विभाग PWD को निर्देशित किया गया है कि उसमें तत्काल कार्रवाई करें। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया देहरादून में पार्टी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आगामी निकाय चुनाव को लेकर
रणनीति बनाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों का सर्वे कराएगी और निकाय चुनाव से पूरे सर्वे के बाद ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों का सर्वे कराने की योजना सफल साबित हुई है। साथ ही पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी ने राजनीति से ऊपर उठकर काम की बात की है। एसएसपी हरिद्वार के निर्देशों के बाद नशे के खिलाफ पुलिस सख्ती के साथ अभियान चला रही है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण अभियान के साकार करने के लिए पुलिस प्रशासन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने में जुटी है। बता दें कि पुलिस प्रशासन कॉलेज और स्कूलों में जाकर छात्राओं को भी जागरूक कर रहे हैं। बेंगलोर कोतवाली निरीक्षक मनोज मीनवाल ने राजकीय डिग्री कॉलेज मंगलौर में छात्राओं को आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में जागरूक किया है और सोशल क्राइम से बचने के बारे में बताया है। साथ ही उनसे ट्रैफिक नियमों का पालन करने की भी अपील की है। आज के महाविद्यालय मंगलौर में आऊँ और बच्चों के साथ एक वार्तालाप यहाँ विभिन्न जो चल रही है लीगल लिटरेसी, हमारे उत्तराखंड पुलिस की भी जो मुहिम चल रही है नशे के ऊपर, साइबर के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर और गोरा शक्ति ऐप इत्यादि के ऊपर, तो उसी के मतलब बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ था और बहुत अच्छा ये सेशन रहा। इसमें बहुत मोटिवेशन हमें भी मिला कि हमें भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट हो, क्योंकि बच्चा एक ऐसी यूनिट है अगर वो संभल गया तो पता नहीं कितना वो संभालेगा। तो उसी में हमने रोड सेफ्टी को लेकर भी इनका अवगत कराया कि भाई अगर आप किसी की जान बचाते हैं रोड एक्सीडेंट में, एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाते हैं, तो आप लोगों के राज्य सरकार की तरफ से जो उचित सम्मान है वो आपको गुड सैनिटरियन स्कीम में। धर्मनगरी हरिद्वार में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जंगली जानवर राजाजी टाइगर रिजर्व से रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। बता दें कि हरिद्वार के खड़खड़ी इलाके में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ गुलदार आसपास घूम रहे आवारा कुत्तों को अपना शिकार बना रहा है। इससे पहले भी कई बार गुलदार ने आवारा कुत्तों पर हमला किया था, जिसे लेकर लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। और अब खबर रुड़की से है, जहां पुलिस ने सफलतापूर्वक कई घटनाओं को अंजाम दे चुके 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 70,000 रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। पकड़े गए अपराधी जुआ और नशे के आदी होने के कारण बड़ी घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे थे। अपराधियों ने कई जगह चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। वहीं थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रही कई दिनों से चोरी की घटनाओं के मद्देनजर अलग अलग टीमें गठित की गई और एसओजी के सहयोग से 2 व्यक्तियों को धर दबोचा गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, नशा और जुआ में लिप्त रहते हैं। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विगत दिनों जो चोरी की घटनाएं हुई थी, उसमें रुड़की पुलिस को एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। और विगत दिनों हुई ढंढेरा में जून माह में और ढंढेरा में ही 31 दिसंबर को हुई चोरी की घटना, साथ ही गंगोत्रीपुरम में हुई चोरी और एक अन्य चोरी के घटनाओं का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों शहजाद और समीम निवासी रामपुर रुड़की को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। और इनके कब्जे से अलग अलग 4 अपराधों में जो चोरी की गई संपत्ति है लगभग 7 लाख रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें से अलग अलग किसी में 2.5 लाख, किसी में 2 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। ये दोनों चोर पुराने चोरी की घटनाओं में संलिप्त रहे हैं और ये मुख्य रूप से जुआ खेलने में इनकी पैसे ज़्यादा लुटाते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।